फ्रेंड्स, मैं वैस शर्मा वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी बाय AK शर्मा पर। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपके पास ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के मजेदार टॉपिक। फ्रेंड्स, जो आज का अपना टॉपिक है वो है गति का द्वितीय नियम यानी कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। अरे सर, आपने यहाँ संवेग टॉपिक क्यों लगाया है? हमें तो गति का द्वितीय नियम पढ़ना है। ठीक है, वो भी पढ़ा देंगे, लेकिन ये संवेग आपको गति के द्वितीय नियम में बहुत काम में आएगा। ठीक है, तो पहले हम इसे पढ़ेंगे कि ये संवेग होता क्या है। संवेग होता क्या है? ठीक है, तो संवेग अगर मैं बात करूं तो ये द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान इनटू वेग होता है। तो आपका रिएक्शन क्या होगा? पहले आप मुझे ये बता दीजिए। आपका रिएक्शन कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, द्रव्यमान इनटू वेग यानी कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई इनटू चौड़ाई होता है। क्यों होता है? क्या रिएक्ट करोगे आप? क्या आंसर दोगे आप? तो इसी से क्या हो गया? द्रव्यमान इनटू वेग। लेकिन ऐसा भी नहीं है, समझाते हैं। ठीक है, फिजिक्स क्या है? समझने वाली बात। समझो, देखो, ध्यान से समझना, मजेदार है। ठीक है, वैसे आप इस पर दिल पर मत लेना। ठीक है, जैसे ये एक चौक है, ये एक चौक है और ये एम द्रव्यमान। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान अपन क्या मान सकते हैं? द्रव्यमान मान सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्या? द्रव्यमान, जिसे अपन एम से व्यक्त करते हैं। ठीक है, कंप्लीट। तो ये जो एम द्रव्यमान की वस्तु है या चौक है, इसे अगर मैं आपको जोर से फेंक कर मारूं तो आपको दर्द होगा। आपका क्या रिएक्शन होगा मुझे ये बताइए? लगी ही नहीं। क्या क्या कहोगे आप? लगी ही नहीं, मतलब कि कोई रिएक्शन नहीं हुआ। ठीक है, चाहे मैं 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से इसे फेंक रहा हूं। ये वेग पर भी निर्भर करता है कि एक तो फेंके 1 मीटर प्रति सेकंड या फिर 2 मीटर प्रति सेकंड, एक फेंके 10 मीटर प्रति सेकंड पर। तो वेग पर भी ये निर्भर करता है, डिपेंड द्रव्यमान पर कैसे करेगा। आइए जानते हैं। इसकी जगह, इस चौक की जगह उसी द्रव्यमान एम वाली वस्तु ले और वो क्या ले ली? एक बंदूक की गोली। समझ रहे हो? समझ पा रहे हो? एक बंदूक की गोली। अब आपको पता है कि बंदूक की गोली लगी। ठीक है, समझ गए? अब देखिए, तो मतलब कि अपन क्या कह दिया कि द्रव्यमान पर भी निर्भर कर रही है और वेग पर भी निर्भर कर रही है। एक और एग्जांपल से समझते हैं ना। एक एग्जांपल से क्या होता है? ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल ये है कि आप रास्ते में हो। ठीक है, आप रास्ते में चल रहे हो, साइकिल वाला है, साइकिल चला रहा है, अचानक से कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई भी एक दुर्घटना घट गई, तो क्या साइकिल से उतना दर्द होगा जितना कि आप ट्रक से भिड़े हो? एक ट्रक भी आ रहा है, मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर से एक ट्रक आ रहा है, लेकिन साइकिल की स्पीड तो इतनी नहीं होगी, आप भी जानते हैं। मतलब कि उसका वेग, साइकिल का वेग कम होगा। अब द्रव्यमान किसका ज्यादा है? इसी का ज्यादा होगा, साइकिल का ज्यादा थोड़ी होगा। ठीक है, तो हमें ये नुकसान पहुंचाएगा ना कि ये भी नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये दोनों एम और वी यानी कि मास एंड वेलोसिटी दोनों पर निर्भर करता है। और जो फिर राशि हमें प्राप्त होती है वो फिजिक्स की भाषा में होती है संवेग यानी कि मोन्यूमेंट। ठीक है, मोन्यूमेंट। तो संवेग की परिभाषा में आपको कोई दिक्कत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को अपन क्या कह देंगे? संवेग कह देंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, बस इतना सा था अपना संवेग। ठीक है, अब चलते हैं अपन गति के द्वितीय नियम पर, क्योंकि अपन तो गति के द्वितीय नियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, गति का द्वितीय नियम क्या कह रहा है, अब इसके बारे में जानते हैं। किसी वस्तु के, कोई भी एक वस्तु है, उसके संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा वस्तु की दिशा आरोपित बल की ओर होती है।
सर आपने ये क्या बता दिया? कोई बात नहीं, अभी देखते हैं क्या बताया है। कोई भी वस्तु है, संवेग पढ़ा दिया है, संवेग को अच्छे तरीके से क्लियर करवा दिया है कि P बराबर mv होता है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ नहीं है, P बराबर mv होता है। अब देखिए संवेग में परिवर्तन की दर, ये आपको समझना है, लगाए गए बल के समानुपाती होती है। ठीक है, अब मैं इसे रफ करता हूं और आपको पूरी डिटेल देता हूं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा वस्तु की दिशा आरोपित बल की ओर होती है। ठीक है, कंप्लीट। चलिए अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। अपन ने क्या बताया? गति का द्वितीय नियम। संवेग में परिवर्तन की दर उसके बल, लगाए गए बल के समानुपाती होती है। क्या बता दिया यार? संवेग में परिवर्तन की दर, बल क्या है, ये क्या है? ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, देखिए इसे, देखो मैं आपको जब बोलूं कि एक साइकिल है, एक साइकिल है, ध्यान से समझना, उसका द्रव्यमान है m, उसका द्रव्यमान क्या है? m है और वो u वेग से चल रही है। कुछ भी वस्तु मान सकते हैं, साइकिल जरूरी नहीं है। अगर आप बाइक को पसंद करते हैं तो बाइक मानिए, कार पसंद करते हैं तो कार मानिए, या कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो mu क्या हो गया? P1 हुआ है। ठीक है, देखो कैसे हुआ। पहला संवेग लिख सकते हैं। पहला संवेग क्या लिख दिया कि कोई कार है, m द्रव्यमान की है, u वेग, प्रारंभिक वेग क्या होता है अपना? u होता है। अगर ये नहीं पढ़ा है तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, u आपको समझ में आ जाएगा और v भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे होता है? v जो अंतिम वेग होता है वो भी, u होता है वो प्रारंभिक वेग। इनकी पूरी डिटेल वीडियो में आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो एक वस्तु का वेग u, एक वस्तु का वेग हो गया v, यानी कि प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग हो गया u से v। द्रव्यमान थोड़ी बदलेगा, कोई वस्तु है। देखो ध्यान से सुनना, कोई साइकिल, कोई बाइक, कोई कार है, वो चल रही है, u वेग मान लिया, कुछ भी मान लिया, 2 मीटर प्रति सेकंड, कुछ भी मान लीजिए, चल रही है, चलने दीजिए जहां तक वो रुके नहीं। जहां तक वो रुके नहीं मतलब अंतिम वेग प्राप्त ना कर ले, अंतिम वेग प्राप्त कर लिया तो उस साइकिल की साइज बढ़ी या फिर साइज घटी? सर ये क्या मजाक वाली बात करते हो? नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि द्रव्यमान तो वैसा का वैसा रहेगा, वैसा का वैसा उसका वजन रहेगा, वैसा का वैसा वेट रहेगा। ठीक है, तो ये m लिख दिया, ऐसा का ऐसा। और u से भी आपको समझ में आ गया, ये प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग। ठीक है, अब देखिए अपन ने क्या बोला? संवेग में परिवर्तन, पहले इसे ध्यान रखिए, संवेग में परिवर्तन। अब देखो परिवर्तन अपन को क्या चाहिए? संवेग चाहिए। संवेग 2 आ रहे हैं। ठीक है, 2 संवेग आ रहे हैं, 2 संवेग। अगर मैं अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग को घटा दूं तो मुझे पूरा संवेग मिल जाएगा। अगर मैं अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग कर दूं तो मुझे पूरा p यानी कि मोन्यूमेंट मिल सकता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब आप इसे हल कर सकते हैं कि P2 है तो P2 की जगह पुट अप कर दीजिए mv को। ठीक है, ये बच्चों वाली बातें हैं। ठीक है, बच्चों वाली बातें हम कर रहे हैं, mv। अब P1 को पुट अप कर दीजिए यहाँ mu। ठीक है, mu। अब देखिए आगे आप इसे हल कर सकते हैं, सोल्व आसानी से कर सकते हैं। जो m है ये कॉमन आ रहा है, तो इसे कॉमन ले लीजिए। ये आ गया अपने पास माय डियर फ्रेंड्स, अपने पास क्या आ गया? mv, m इंटू v माइनस u। ये क्या पता है? चलो कोई बात नहीं, संवेग में परिवर्तन आया है, ना कि संवेग में परिवर्तन की दर। दर क्या होती है मैंने बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर देखिए। ठीक है, तो जो दर होती है वो होती है कि भाग लगा दीजिए समय का,
भाग लगा दीजिए समय का, ठीक है, भाग लगा दीजिए। कैसे लगाए, भाग लगा दिया, भाग लगा, परिवर्तन की दर उस आरोपित बल के समानुपाती होती है। आरोपित बल F, बल को अपन किससे दर्शाते हैं, F से दर्शाते हैं, यानी फोर्स। तो ये समानुपाती है, समानुपाती पढ़ा है 9th क्लास 10th क्लास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। mv-u/t, ये सबको क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद डाउट क्या है कि जो ये होते हैं आगे इसका क्या होगा, आगे इसे सोल्व कैसे किया जाए। तो अगर आपने पूरे वीडियोस देखे हैं तो आप झट से इसे सोल्व कर सकते हो। कैसे, v-u, संवेग में परिवर्तन की दर क्या थी, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। तो वेग क्या हो जाएगा पूरा कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, वेग में परिवर्तन हो गया ये। तो वेग में परिवर्तन की दर, टी का भाग लगाते हैं, दर आती है, तो वेग में परिवर्तन की दर क्या होता है अपना, त्वरण होता है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसकी जगह अपन ने ए पुट अप कर दिया, सिंपल, ठीक है। तो इसकी जगह क्या आ गया, ए आ गया। अब देखो F समानुपाती एम ए हो रहा है, F किसके समानुपाती हो रहा है, एम ए के। अब देखो जहां समानुपाती आता है वहां अगर हम इक्वल का निशान लगाते हैं, इक्वल का चिन्ह लगाते हैं, तो वहां कोई ना कोई कॉन्सोनेंट आता है, कोई ना कोई कॉन्सेंट आता है। क्या आता है, कोई ना कोई नियतांक आता है, और वो नियतांक क्या आएगा, एम ए। क्या आएगा माय डियर फ्रेंड्स, एम ए। क्या आएगा, के आएगा, F बराबर के एम ए, ठीक है, के आएगा नियतांक, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए हमें लाना है F बराबर एम ए, कुछ भी निचोड़ कर हमें क्या लाना है, F बराबर एम ए, क्योंकि यही आता है गति का द्वितीय नियम, ठीक है, गति का द्वितीय नियम। हमें F बराबर एम ए चाहिए, तो चाहिए कैसे लाएं, देखो अगर हमारे पास K बराबर 1 हो जाए तो क्या आ जाएगा, F बराबर एम ए। सर आप तो रटा रहे हो कि K बराबर 1 कैसे होगा, अरे रटा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं कैसे। देखो अगर किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगा रहे हैं, अगर किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगा रहे हैं और वो वस्तु किसकी है, 1 किलोग्राम की है, और वो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन से वो वस्तु चल रही है, गति कर रही है। तो के बराबर यानी कि इसका मान 1 और इन दोनों का मान 1, ठीक है। तो ये के का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ से क्या आ गया अपना F बराबर एम ए, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए F बराबर एम ए अपना आ गया है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो पीछे कीजिए और इसे पूरा देख लीजिए, ठीक है। देखिए गति का द्वितीय नियम दोबारा समझा रहा हूं अगेन। देखो अगर कोई वस्तु है, हाँ आगे आपने एक बात सोची नहीं कि मैंने आगे क्या लिखाया था कि उस वस्तु की दिशा बल के तरफ होती है। देखो कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। कोई साइकिल है, साइकिल कुछ भी, कार बाइक कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है। तो साइकिल कार बाइक कुछ भी हो सकती है, और वो बल लगा रहे हैं इस साइड, बल लगा रहे हैं इस साइड। तो ऐसा तो नहीं है कि वो गति इस साइड करता है, कभी नहीं करेगा, ठीक है। ये तो आप भी समझते हो कि बल इधर लगा रहे हैं तो इधर ही गति करेगा, ठीक है, इधर थोड़ी आएगा, पीछे नहीं आएगा, ठीक है। तो बल की दिशा की तरफ होता है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। ये था अपना गति का द्वितीय नियम। अब चलते हैं अपन गति के तीसरे नियम पर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, तो अपन चलते हैं गति के तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। मैंने क्या लिखा, प्रत्येक क्रिया की हमेशा प्रतिक्रिया होती है। क्रिया का मतलब क्या होता है, किसी भी काम को करना, ठीक है, क्रिया। प्रतिक्रिया, उस क्रिया की उल्टी क्रिया क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, आप चल रहे हो, हम पृथ्वी पर चलते हैं। कहाँ चलते हैं, पृथ्वी पर चलते हैं।
ये क्या है? अपनी पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी की सतह, और ये कोई लड़का चल रहा है। अब जैसे ही हम आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर चलना मतलब क्रिया कर रहे हैं, क्रिया हम आगे की ओर चल रहे हैं, तो ये पृथ्वी है, ये इसकी प्रतिक्रिया करती है। आप कहोगे हाउ, कैसे? कैसे प्रतिक्रिया कर सकती है? पृथ्वी तो चलती नहीं है, चलती है। कैसे? प्रतिक्रिया का मतलब इस क्रिया की उल्टी क्रिया होना। दिशा तो वैसी की वैसी नहीं रहेगी, दिशा चेंज होगी, लेकिन बल वैसा का वैसा लगेगा। जैसे अपन चल रहे हैं, ठीक है, जो जो पृथ्वी होती है वो अपनी ओर एक बल लगाती है, ठीक है, वो बात की बात है। अब देखो आगे चल रहे हैं तो पृथ्वी क्या करेगी? अपन को आगे की ओर धकेलती है। कैसे? अपन पृथ्वी पर पीछे की ओर बल लगाते हैं तभी चल पाते हैं। ध्यान से समझना, अभी चलकर देख लीजिएगा अगर पता नहीं है, ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझना। पृथ्वी पर चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं चल रहा हूं तो क्या हो रहा है कि मैं पृथ्वी पर पीछे बढ़ रहा हूं, बल लगा रहा हूं। ऐसे तो नहीं है कि मैं आगे आगे बल लगा रहा हूं, पहले पीछे बल लगाता हूं। पहले क्या कर रहा हूं? पीछे बल लगाता हूं। हम आगे क्यों जाते हैं? क्योंकि पृथ्वी प्रतिक्रिया कर रही है। प्रतिक्रिया कैसे करेगी कि हम अगर पीछे बल लगा रहे हैं तो वो हमें आगे धकेलती है, वो हमें आगे धकेलती है। तो इसे अपन कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। समझ आ रहा है? समझ पा रहे हो माय डियर फ्रेंड्स? इसे अपन कह देंगे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, कि हमेशा जो क्रिया होती है उसकी हमेशा विपरीत क्रिया होती है, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल ये है कि कोई नाविक है, वो नाव चलाता है। नाव कहाँ चलाएगा? समुद्र में चलाएगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए पानी है, समुद्र है, और ये कोई नाव है। तो नाव अगर हम पीछे की ओर धकेलते हैं, पीछे की ओर जो ये वो आता है ना, जो टाइप का आता है, ठीक है, उसे अगर हम पीछे की ओर धकेलते हैं, देखा होगा, ठीक है, पीछे की ओर धकेलते हैं तो वो नाव हमें आगे ले जाती है। वो नाव हमें आगे ले जाती है। क्यों? क्योंकि वो पानी है, वो प्रतिक्रिया कर रहा है। वो क्या कर रहा है? प्रतिक्रिया कर रहा है, हमें आगे की ओर धकेल रहा है। हम इसको पीछे की ओर धकेलते हैं और ये हमें आगे की ओर धकेलता है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। गति का तृतीय नियम हमेशा देखो, एक बात हो, एक कॉमन बात है, बिल्कुल सिंपल बात है कि जो ये गति का तृतीय नियम लागू होता है ना, वो केवल और केवल एक वस्तु पर लागू नहीं होता है। अगर आप सोच रहे हो कि एक वस्तु पर लागू होता है तो वो गलत है। कैसे? जैसे ये तो अकेला है, लेकिन ये पृथ्वी है तो ये दो वस्तु हो गई, ये है नाव और पानी, ठीक है, दो वस्तु हो गई। तो कभी भी एक वस्तु पर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू नहीं होता है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम कंप्लीट हो चुके हैं। और जो गति का प्रथम नियम है वो पिछला वीडियो है, उसे भी जाकर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।